गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि हाँ, एक सिंपल प्रोग्राम कैसे बनता है, प्रिंटफ का इस्तेमाल मैंने बताया था। ओके, कि प्रिंटफ क्या करता था। प्रिंटफ डबल कोट्स के अंदर आप जो चीज लिखते थे वो एज इट इज आपका कहाँ डिस्प्ले हो जाता था, मॉनिटर स्क्रीन पे। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये क्या है, हमारा एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो पहले से बना है और डेली सी चीज इसे बना के गए। अगर जो भी लाइब्रेरी फंक्शन आप इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो उसका हमें क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। एड्रेस ना करके हम अच्छे से करते हैं टेक्निकल का कि इसका प्रोटोटाइप मुझे सर्च करना पड़ेगा। और प्रोटोटाइप किसके अंदर होता है, हेडर फाइल्स के अंदर। हेडर फाइल्स के अंदर। तो जब भी आप प्रिंटफ का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा और उस हेडर फाइल का नाम हमने क्या दिया, stdio.h। फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ओके, तो ये चीज है प्रीवियस क्लास में बताया था, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। जैसे आपके पास बुक है, बुक में कई सारे पेजेस होंगे और हर पेज पे कई सारे टॉपिक्स लिखे होंगे। तो जब भी आपको कोई टॉपिक सर्च करना होता है तो आप डायरेक्ट बुक में नहीं सर्च करते हैं, आप उस बुक के लिए एक इंडेक्स बना होता है आपके पास। आप उस इंडेक्स में जाते हैं, टॉपिक का नाम, करस्पॉन्डिंग पेज नंबर, डायरेक्ट उस पेज पे पहुंचते हैं और तब आपको समझ में आ जाता है कि हाँ टॉपिक में क्या लिखा गया है। सेम वैसे ही यहाँ पे समझिए, ये आपका प्रिंटर, स्कैनर, ये सारे लाइब्रेरी फंक्शन वो किताब में रखे गए हैं। जो सिंपल मैं लैंग्वेज समझा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कि बहुत सारे जो फंक्शन बना के गए हैं डेली सिटी लाइब्रेरी फंक्शन, उनकी कोडिंग इस बुक के अंदर रखी गई है। आप डायरेक्ट बुक में मत सर्च कीजिए, आप किसके पास जाइए, इस बुक के लिए जो इंडेक्स बना हुआ और उसी इंडेक्स को क्या कहा जाता है, हेडर फाइल। जब भी आप टॉपिक सर्च करेंगे तो अगर आपको प्रिंटफ को सर्च करना है तो आप डायरेक्ट इस किताब के पास न जाइए, आप हेडर फाइल के पास जाइए, वहां पे उसका प्रोटोटाइप आपको मिल जाएगा और उस प्रोटोटाइप से के हेल्प से सिस्टम उस फंक्शन को यहाँ पे इस किताब में सर्च कर लेगा। तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, सर्चिंग टाइम भी कम लगेगा, आसानी से मिल जाएगा। तो ये चीज है, जब भी आप लाइब्रेरी फंक्शन का इस्तेमाल कीजिएगा तो आप हेडर फाइल को इंक्लूड जरूर करिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल एक प्रोग्राम देखा था कि कोई भी चीज प्रिंट करानी हो तो कैसे प्रिंट कराते हैं। अब आगे हम जो कॉन्सेप्ट बताएंगे उसमें एक सिंपल प्रोग्राम की सहायता से हम बताएंगे कि हाँ सी टोकेन्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होता है, लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब स्टैंडर्ड आयु फंक्शंस कौन कौन से बने हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शन, ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। लेकिन सर पहले सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। उस एग्जांपल के थ्रू, जैसे पहला एग्जांपल है, राइट ए प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स। मतलब क्या कह रहा है कि आपको दो नंबर को आपस में ऐड करना है। तो सबसे पहले अगर कोई भी आपको प्रोग्राम दिया जाता है तो आप उसके फार्मूले के बारे में सोचिए। फार्मूला कुछ भी हो सकता है, अगर दो नंबर को जोड़ना है तो क्या लिख सकता हूँ, z बराबर x+y। जरूरी नहीं है कि यही लिया जाए, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं c बराबर a+। कोई भी दो वेरिएबल जोड़िए और तीसरे में स्टोर कर दीजिए। ओके, अब जब भी आप कोई फार्मूले लिखते हैं तो उसमें सिर्फ दो ही चीज होते हैं, या तो कुछ वेरिएबल्स आपको दिखते हैं और कुछ सिंबल्स दिखते हैं। जो आपको सिंबल्स दिखते हैं उसे कहा जाता है ऑपरेटर, और जो आपको वेरिएबल दिख रहे हैं उसे कहा जाता है ऑपरेंड या वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स का मतलब जिसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। जैसे अगर मैं कहूँ x बराबर आप कितना चूज करेंगे, तो कोई कहेगा 5 लूंगा, कोई कहेगा 7 लूंगा, कोई कहेगा 10। तो यूजर के हिसाब से समय समय पे इसकी वैल्यू बदल जाती है, इसीलिए कहते हैं ये आपका क्या है, वेरिएबल। तो किसी एक्सप्रेशन में मेनली आपको या तो वेरिएबल लिखते हैं और कुछ सिंबल जिसे क्या कहा जाता है, ऑपरेटर। ओके, अब इसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग आपको प्रोग्रामिंग करना है। तो सबसे पहले याद करिए एल्गोरिथम। अगर एल्गोरिथम की बात करें तो इसका एल्गोरिथम क्या पता था, पहला स्टेप स्टार्ट। ओके, मैं z=x+y के हिसाब से सोच रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या कहेगा, रीड द वैल्यू ऑफ x एंड y। पहले आप x और y की वैल्यू बताइए, तब हम z निकालेंगे। और फिर कहता है z अब निकाल सकता हूँ मैं x+y। ओके, और इसी z को निकालने के बाद वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा, प्रिंट z, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा,
अब इसी एल्गोरिथम में प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्या स्टार्ट का मतलब क्या होता है प्रोग्रामिंग में? मेन। मेन क्या बताता है? स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ओके, मेन हो गया। अब यहाँ पे लिखा है रीड एक्स एंड वाई, मतलब आपको एक्स और वाई की वैल्यू रीड करनी है। अब रीड करने के दो तरीके हैं। पहला होता है आपका कंपाइल टाइम से आप रीड कर सकते हैं, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन जिसे कहा जाता है। अब कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन का मतलब किसी भी वेरिएबल की जब आप वैल्यू देते हैं तो वही क्या कहलाता है? आपका इनिशियलाइजेशन कहलाता है। तो पहला तरीका है कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन और दूसरा होता है आपका रन टाइम इनिशियलाइजेशन। रन टाइम इनिशियलाइजेशन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम का मतलब जब आप वेरिएबल लीजिएगा, जैसे मैंने कहा ए बराबर 5, बी बराबर 7। ओके, जब आप वेरिएबल लीजिएगा उसी समय तुरंत उसकी वैल्यू दे दीजिए। जैसे मैंने कहा कि मैं दो वेरिएबल ले रहा हूँ, ए बराबर 5, बी बराबर 7। अब ये दोनों कैसी वैल्यू है? बिना दशमलव के। ओके, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। जब किसी वेरिएबल में आप बिना विदाउट डेसिमल पॉइंट वैल्यू स्टोर करते हैं, उस वेरिएबल को कहा जाता है इंटीजर, और शॉर्टकट में क्या लिख रहा हूं मैं? इंट लिख रहा हूं। तो वो वेरिएबल जिसमें डेसिमल वैल्यूज आप नहीं स्टोर करते हैं, बिना डेसिमल वैल्यूज की वैल्यू स्टोर करते हैं, उसे कहा जाता है इंटीजर। ये है इंटीजर, और शॉर्टकट में मैंने क्या लिखा है? इसे आई। तो प्रोग्रामिंग में इसका इस्तेमाल होता है, इसे कहा जाता है आईएनटी, और फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीजर। अब देखिए आपको दोनों वेरिएबल की वैल्यू पता चल गई। आप लिखेंगे सी बराबर ए प्लस बी। ओके, ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। अब प्रिंट कराते समय ध्यान दीजिए। ओके, प्रिंटर अगर मैंने लिखा सम, ओके, अगर मैंने लिखा सम, तब मैंने प्रिंटर की खासियत क्या बताई थी कि आप जो लिखेंगे वो एज इट इज दिख जाएगा। तो इस केस में ठीक है, आप सम अगर लिखे तब तो सम ही दिख जाएगा। आपने क्या कहा कि आपको आपने जो वैल्यू निकाली है वो सी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्यों ना सी लिख दिया जाए। लेकिन जब आप डबल कोट्स के अंदर सी लिखेंगे तो वहां पे ठीक है आंसर कितना आना चाहिए? 12। 12 न दिख के आपको दिखेगा क्या? यही लेटर आपको दिख जाएगा, एज इट इज यही लेटर दिखेगा, और क्या दिखेगा? सी दिखेगा। आप क्या चाहते हैं? सी ना दिखे, सी की वैल्यू दिखे, तो प्रिंटर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या क्या कहता है? अगर आप चाहते हैं प्रिंटर में किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना, जैसे मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे सी की वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो आप ये सी यहाँ न लिख के उस सी का डेटा टाइप जो है उसके लिए कोई सिंबल बना होगा। जैसे मैंने क्या कहा कि अगर इंट है तो इंट के लिए जो सिंबल बना है वो है परसेंटेज डी या परसेंटेज आई। ओके, और ये सिंबल ना कह के इसे कहा जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ओके, या कंट्रोल स्ट्रिंग भी कह सकते हैं। तो हर फिगर डेटा टाइप के लिए आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और कब इस्तेमाल करते हैं उसे? जब आप चाहते हैं कि ये लेटर ना दिख के उसकी वैल्यू दिखे, ठीक है, तो आप जो सी यहाँ लिख रहे हैं उसको बाहर कर दीजिए, कामा लगाइए और बाहर यहाँ पे सी लिख दीजिए। जो सी जो वेरिएबल आपने यहाँ लिखा था उसे कामा लगा के क्या कर दिया मैंने? बाहर कर दिया। और यहाँ पे बताइए कि वो सी किस तरह का? अगर इंटीजर है तो आप लिख सकते हैं परसेंटेज आई। जब आप परसेंटेज आई लिख देंगे तो ये क्या बताएगा कि मुझे इंटीजर प्रिंट करना है जो किसके अंदर स्टोर है? सी के अंदर स्टोर है। ओके, दोनों में डिफरेंस समझिए। अगर मैंने लिखा प्रिंट डबल कोट्स के अंदर सी, अगर ये लिखा, तब तो आपको जो आंसर दिखेगा वो सी ही दिखेगा, इसकी वैल्यू नहीं दिखेगी। अगर आप चाहते हैं इसकी वैल्यू दिखे तो क्या करिए? इस सी को बाहर करिए, और उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर बना है उस फॉर्मेट स्पेसिफायर को यहाँ पे लिखिए। ओके, ये प्रोग्राम आपको बन गया। जब अब देखिए एल्गोरिथम के सारे स्टेप हैं। मेन को क्या कहा जाता है? स्टार्ट। ओके, ये एल्गोरिथम का पार्ट है, ठीक है, क्यों है? क्योंकि आपने यहाँ पे रीड एक्स वाई किया है और वही मैं कर रहा हूँ।
ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 7 है। ओके, आप लिख के आए z बराबर x प्लस वाई, यहाँ पे c बराबर a प्लस बी कर लीजिए, c बराबर a प्लस बी और c को प्रिंट करा दो, c बराबर a प्लस बी, देन प्रिंट c। ओके, प्रिंट c की जगह मैंने प्रोग्रामिंग में लिखा प्रिंट है परसेंटेज i कामा c, और ये क्या है आपका स्टॉक। ये प्रोग्राम यहाँ पे क्या हो गया स्टॉक। इसी एल्गोरिथम को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया है, आपके प्रोग्राम में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे दो वेरिएबल लिया हूँ, लेकिन जब आप ये प्रोग्राम रन कराएंगे या कंपाइल कराएंगे तब आपके पास एरर आएगा। क्या एरर आएगा कि आपने प्रोग्राम में टोटल 3 वेरिएबल लिए हैं। देखिए कौन कौन से वेरिएबल, ए बी सी, लेकिन इस वाली लाइन में आपने कहा है कि मैं केवल 2 वेरिएबल का इस्तेमाल करूंगा, जो गलत है। ये वेरिएबल आपने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। अगर आप जब वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे तो मेमोरी में उसके लिए स्पेस नहीं बनेगा, ये समझा रहा हूं मैं। इसीलिए ठीक है, यहाँ पे आपको एक सी नाम का वेरिएबल भी लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, जब सिस्टम इस लाइन को रीड करता है तो स्टार्ट होता है प्रोग्राम, यहाँ पे जब इस लाइन को कंपाइल करता है तो वो समझता है कि मुझे 3 वेरिएबल बनाने, ओके, मेमोरी में 3 स्पेस रिजर्व करने हैं। एक का नाम मैं ए रखूंगा, एक का नाम बी रखूंगा। अगर आप सी नहीं लेते हैं तो सी नाम का कोई मेमोरी स्पेस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे 5 गया, यहाँ पे 7 गया। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 को सी में स्टोर करेगा, लेकिन सी नाम का कोई मेमोरी स्पेस बना ही नहीं है, ये वैल्यू आपका स्टोर नहीं कर पाएगा, इसलिए एरर देगा। क्या, सी नाम का मेमोरी स्पेस आपने डिक्लेयर नहीं किया है तो वेरिएबल अनडिक्लेयर्ड दिखाएगा, इसीलिए सी नाम का वेरिएबल भी जरूर लीजिएगा। तो पहला था रूल, आपके प्रोग्राम में जितने वेरिएबल इस्तेमाल करने हो सबको आपको ऊपर डिक्लेयर करना पड़ता है, चाहे आप उसकी वैल्यू दीजिए चाहे न दीजिए। ओके, अब क्या होगा, सी नाम का एक वेरिएबल बनेगा। ओके, इसके लिए अब आपने कहा कि ए में 5 है, बी में 7 है, सी में आपने कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं रखी है, तो क्या ये मेमोरी स्पेस खाली रहेगा? नहीं। जब किसी वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू नहीं स्टोर करते हैं तो सिस्टम खुद से वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर देता है, और जो वैल्यू स्टोर करता है दैट इज योर गार्बेज। ओके, इसके अंदर खुद से कोई गार्बेज वैल्यू डाल देगा। अब गार्बेज वैल्यू क्या हो सकता है, मतलब कोई भी नंबर। ओके, चाहे वो 0 डाल दे, चाहे 1 डाल दे, चाहे 20 डाल दे, चाहे 30 डाल दे, खुद से कोई एक वैल्यू फिगर सिस्टम चूज करता है। ओके, और वो वैल्यू सी के अंदर स्टोर कर देता है। मान लीजिए वो गार्बेज वैल्यू 20 था और इसने 20 स्टोर कर दिया यहाँ पे। अब जब इस लाइन को पढ़ेगा सी बराबर ए प्लस बी, ठीक है, तो अब ए बी की वैल्यू को जोड़ेगा, 5 + 7 12, और 12 को कहाँ रखेगा, इस सी के अंदर। तो ऑलरेडी पहले से 20 था, ठीक है। जब नई वैल्यू जब स्टोर करते हैं तो पुरानी वैल्यू हट जाती है और नई वैल्यू इसमें कितना चला जाता है, 12। अब ये गार्बेज वैल्यू नहीं है। ओके, समझो मैंने क्या कहा, इस लाइन में जब मेमोरी स्पेस एलोकेट हुआ इसे, तब तो इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं थी। जब वैल्यू नहीं थी तो कंप्यूटर खुद से गार्बेज वैल्यू लिया, सपोज दैट इज 20। लेकिन जब इस लाइन को सॉल्व किया उसने तो दोनों को जोड़ा और जोड़ने के बाद सी में रखा, फिर इन दोनों को जोड़ा 12, और 12 सी में स्टोर जब किया होगा तो प्रीवियस जो वैल्यू है वो गायब हो जाती है और नई वैल्यूज में स्टोर हो जाती है। इसका मतलब किसी वेरिएबल में एक समय में केवल एक ही वैल्यू रख सकती है। जैसे अगर मैंने लिखा a बराबर 5 और फिर नीचे लिख दिया a बराबर 12, तो ए में अगर पहली बार 5 स्टोर है तो ये 12 जब होगा तो ये नहीं कि थोड़ा सा एडजस्ट होगा और कामा लगा के 12 होगा, ऐसा नहीं होगा। पहली वैल्यू गायब हो जाएगी और नई वैल्यू वाली यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा कि किसी वेरिएबल के अंदर, ठीक है, एक समय पे केवल एक ही वैल्यू स्टोर होगा। ओके, सिंपल वेरिएबल की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, और ये मैं प्रिंट करा रहा हूँ। अब इन दोनों में डिफरेंस मैंने बता ही दिया, यहाँ पे सी की वैल्यू प्रिंट करेगा और यहाँ पे यही अक्षर है जिस मॉनिटर पे आपको दिख जाएगा। ओके, और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर या कंट्रोल स्ट्रिंग। कंट्रोल स्ट्रिंग, तो ये एक सिंपल है, लेकिन
अब इस प्रोग्राम का एक ड्रॉबैक है, ये क्या है, ये लाइन कहलाएगी आपकी कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन क्यों कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन है? क्योंकि जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे उसी समय वैल्यू फिक्स हो जाएगी, ए के अंदर 5 रहेगा, बी के अंदर 7 रहेगा। जब आप फिर से एक बार कंपाइल करिए, ठीक है, जितनी बार आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे हर बार ए के अंदर 5 ही जाएगा, बी के अंदर 7 जाएगा। तो ये प्रोग्राम अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि जब आप रन कराएंगे तो हर बार आंसर कितना आएगा, 12, ठीक है। फिर से एक बार रन कराइए, फिर से आंसर आएगा 12, फिर से रन कराइए, फिर से 12। ओके, तो कैसे अच्छा बनाया जाए? या तो बार बार वैल्यू यहाँ पे चेंज करेंगे आप, ओके, लेकिन आपको क्या पता, ठीक है, कि यूजर कौन सी वैल्यू देने वाला है। ओके, जैसे आप प्रोग्राम जो बना रहे हैं अपने लिए तो बना नहीं रहे हैं, किसी दूसरे के लिए बना रहे हैं, तो उसका जब मन करे, ठीक है, वो वैल्यू बताए कि उसको कितना चाहिए, तो वो प्रोग्राम में चेंज नहीं करेगा। ओके, वो क्या चाहता है कि जब प्रोग्राम रन करे उस समय मैं बताऊं वैल्यू 20 है और दूसरी वैल्यू 10 है, तब आंसर कितना आया आपका, 30 है। आप यहाँ पे बार बार चेंज ना करें। ओके, आप अगर प्रोग्राम में बार बार चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अच्छा प्रोग्राम नहीं है। ओके, बार बार आप चेंज करेंगे, ठीक है, तो बार बार आपको प्रोग्राम में एडिट करना पड़ेगा। इसीलिए कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए दूसरा तरीका बताया गया, दैट इज योर रन टाइम इनिशियलाइजेशन। ओके, तो रन टाइम इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं। हाँ, रन टाइम इनिशियलाइजेशन पूरा प्रोग्राम लगभग सेम है। ओके, थोड़ा सा बस अंतर होगा, क्या, मेन, ओके, इन ए बी सी, जो वैल्यू, ठीक है, आप यहाँ पे दे रहे थे वो वैल्यू आप यहाँ पे ना देके अब क्या चाहते हैं कि प्रोग्राम को जब रन कराया जाए तो यहाँ पे कोई वैल्यू ना दिया जाए। रन कराने के बाद जो आउटपुट स्क्रीन है वहां पे वैल्यू दूं मैं 10, देन 20 और ये आउटपुट बताए कितना। ओके, तो रन टाइम पे, ठीक है, वैल्यू देने के लिए जो फंक्शन होता है उसका नाम होता है स्कैन। ओके, ये क्या कहता है कि मैं जब आप प्रोग्राम को रन कराएंगे, ठीक है, उस समय वैल्यू स्कैन करूंगा और किसकी वैल्यू, ए और बी की वैल्यू आपको स्कैन करनी है। तो आपको दो वैल्यू स्कैन करनी है और दोनों क्या होनी चाहिए, इंटीजर। ओके, तो क्या लिखूंगा, परसेंटेज आई, परसेंटेज आई। आप चाहे तो परसेंटेज डी भी लिख सकते हैं। ओके, क्यों दो बार परसेंटेज आई लिखा गया है? क्यों? क्योंकि पहला इंटीजर, ठीक है, और ये है दूसरा इंटीजर। पहला इंटीजर किस वेरिएबल के अंदर रखना है, ए वेरिएबल के अंदर, मैंने लिख दिया एंड ए। और दूसरा वेरिएबल, ठीक है, जो आपने वैल्यू स्टोर किया, सॉरी रीड किया है, उसको रखना है बी वेरिएबल के अंदर, लिख दिया एंड डी। ओके, स्कैनर क्या कहता है कि मैं वैल्यू रीड करूंगा, कैसे, पहला इंटीजर, ठीक है, जिसको मैं ए के अंदर स्टोर करूंगा और दूसरा इंटीजर जिसको मैं बी के अंदर स्टोर करूंगा। अब यहाँ पे एंड क्यों लगाया गया है? ओके, ये एंड बताता है, जैसे स्कैनर का जो सिंपल सिंटेक्स है, स्कैनर एंड ए एंड, यहाँ पे एंड क्या बताता है, एड्रेस, एड्रेस ऑफ ए, और दूसरा क्या बता रहा होगा, एड्रेस ऑफ बी। ओके, अब ऐसे समझिए, ठीक है, जब भी आप कोई लेटर लिखते हैं और लिख के जब भेजने का काम करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा ये एक लेटर है, ठीक है, इस लेटर को आपको सेंड करना है। ओके, सेंड करना है, अगर मैं केवल इस पे नाम लिख देता कि ये विवेक के पास चला गया, ओके, तो ये लेटर जरूरी नहीं है कि जो एक्चुअल विवेक है उसी के पास पहुंचे। क्यों? क्योंकि हो सकता है विवेक नाम के कई सारे लोग, तो ये लेटर कभी भी, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक्चुअल विवेक के पास पहुंचे ही, क्योंकि इसके पास कभी भी मैंने इसका एड्रेस नहीं लिखा है। लेकिन अगर मैं लेटर सेंड करते समय मैं अगर उसका पूरा एड्रेस लिख दूं, विवेक, सपोज दिस इज योर एड्रेस, ओके, अब ये लेटर वही पहुंचेगा जहां वास्तव में भेजा गया। सेम वैसे,
यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि पहला इंटीजर रीड करिएगा और सपोज मैंने ये लिख दिया a कामा b, ओके। पहला इंटीजर रीड करिएगा और a के पास भेज दीजिएगा। हो सकता है मेमोरी में कई सारे वेरिएबल हो जिनका नाम a है, तो ये किस a के पास जाएगा ये डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर हम एड्रेस पे भेज दें, ठीक है, तो वो एक्चुअल में उसी वेरिएबल के पास जाएगा जहां जाना चाहिए। इसीलिए क्या कहा गया कि जो वैल्यू रीड करिएगा, रीड करने के बाद वेरिएबल के नाम पे ना भेज के उसके एड्रेस पे भेजिएगा, और किसी भी वेरिएबल का एड्रेस निकालने के लिए आप केवल उसके सामने एंड का सिंबल लगाइए, एम्परसेंड का सिंबल लगाइए, यही होता है एड्रेस ऑफ ए। मीन्स अगर आपसे कोई पूछे ए क्या बता रहा होगा, तो ए बताता है नेम या वैल्यू, ओके, नेम या वैल्यू बताता है, लेकिन एंड क्या बताता है, उस वेरिएबल का एड्रेस बताता है। तो पहला इंटीजर ए के एड्रेस पे गया, दूसरा इंटीजर बी के एड्रेस पे गया, ओके। तो सिर्फ भेजते समय एड्रेस की जरूरत होती है, बाकी आप कहीं आपको एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो आप सिंपली कर सकते हैं कि मैं वैल्यू स्कैन करूंगा। अब ये परसेंटेज आई, अगर इंटीजर है तो आपको परसेंटेज आई लगाना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार आपका वेरिएबल इंटीजर ही हो। इंटीजर का मतलब मैंने पहले ही बताया कि अगर नंबर कुछ इस तरह से है 100, 5, 7, तो ये है हमारा इंटीजर, लेकिन जरूरी नहीं है कि नंबर यही हो। अगर हो सकता है 100.15 हो, 5.7 हो, 7.9, अगर कुछ इस तरह की वैल्यू आ गई तो अब ये डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू है, ओके। और ये वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, इंटीजर नहीं है, इसे क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग वैल्यूज, या शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है, फ्लोट। तो इंटीजर के लिए जो कंट्रोल स्ट्रिंग यूज होता है दैट इज परसेंटेज आई, और फ्लोट के लिए क्या होता है, परसेंटेज एफ, ओके। तो ये चीज है, ठीक है। आप, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम में अभी आगे भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो मैंने क्या बताया कि हाँ इंटीजर अगर विदाउट डेसिमल पॉइंट्स वैल्यूज हैं तो आप इंटीजर इस्तेमाल कीजिएगा, अगर विद डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, तो फ्लोट इस्तेमाल कीजिएगा, ओके। चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम प्रोग्राम। बाकी डेटा टाइप, सी लोकेश अभी मैं बताऊंगा ही, लेकिन थोड़ा सा प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि मेन यही है, अगर आप प्रोग्राम बना लेते हैं तो बाकी कॉन्सेप्ट समझना इतना टफ नहीं है। जैसे अगर मैंने कहा राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, अगर ये प्रोग्राम है तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ मेन। अब मैं एल्गोरिथम में डायरेक्ट प्रोग्राम डिजाइन कर रहा हूँ। वैसे सही तरीका क्या है कि आप पहले एल्गोरिथम डिजाइन कीजिए और फिर प्रोग्राम डिजाइन कीजिए। एल्गोरिथम आसान है, इसलिए मैं सीधा फार्मूला लिख दे रहा हूँ, S = P R T अपॉन 100। यही फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। चलिए इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं प्रोग्रामिंग में कि S = P R T अपॉन 100। तो सबसे पहले मैंने कहा स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, में प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है मेरा, देन कर्ली ब्रैकेट, टोटल देखिए टोटल कितने वेरिएबल है मेरे पास, P R T और S, टोटल वेरिएबल्स कितने हैं, 4। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंटीजर कैलकुलेशन करना चाहते हैं या मतलब विद डेसिमल पॉइंट आप आंसर निकालना चाहते हैं कि विदाउट डेसिमल, ओके। अगर आप चाहते हैं कि विद डेसिमल आप करना चाह रहे हैं तो आप वेरिएबल को फ्लोट कीजिएगा, ओके। जो वेरिएबल लीजिएगा आप फ्लोट लीजिएगा। अब ये भी कर सकता है कोई कि सर मुझे 2 इंटीजर लेना है और 2 फ्लोट लेना हो सपोज, ओके। ये भी तो कॉन्सेप्ट कर सकता है कि हाँ कुछ वैल्यूज इंटीजर और कुछ वैल्यू फ्लोट हो। ऐसा नहीं है कि ये नहीं किया जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज मेरा रेट जो है, ठीक है, वो फ्लोट है और एस वाला, ठीक है, जो अब देखिए एक दशमलव होगा तो 100% आंसर भी आपका दशमलव में आ जाएगा, ओके। तो अगर एक भी पॉइंट वाला हुआ तो आंसर 100% आपका फ्लोट में हो गया। तो इसका मतलब अगर आर आपने फ्लोट ले लिया तो एस को भी आपको फ्लोट लेना है, एस और आर आप फ्लोट ले लीजिए, ठीक है। और बचेगा क्या क्या, पी और टी, ठीक है, तो इसको इंटीजर ले लीजिए, इन पी एंड
ले लिया मैंने। अब ध्यान दीजिए, अब आपको क्या कह रहा है कि आपने वेरिएबल तो मतलब सबके लिए मेमोरी ब्लॉक बना लिया है, लेकिन अभी आपने किसी की वैल्यू दी नहीं है। आपको किसकी वैल्यू देनी है? पी आर टी, 3 वैल्यू देनी पड़ेगी। आपको एस कैलकुलेट करना है, आपको देना क्या पड़ेगा? पी आर टी। तो सबसे पहले मैंने लिखा स्कैन एफ। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। ओके, किसकी वैल्यू? पी आर टी। ऐसा कोई सीरियल भी नहीं है कि आपको पी ही पहले देना है, आर बाद में देना। आप जैसे मन करे वैसे वैल्यू स्कैन कर सकते हैं। ओके, अब जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे एंड पी एंड टी एंड आर, ये मैंने लिख दिया। ओके, तब जैसे आप यहाँ पे वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं उसी के हिसाब से आपको उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर भी लिखना पड़ेगा। समझिए, पहला अगर आपका p है या तो p देखिए क्या है, p मेरा इंटीजर है, इंटीजर के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको? परसेंटेज i। ओके, t आपका क्या है? t भी आपका इंटीजर है तो परसेंटेज i। और r आपका क्या है? फ्लोट है तो परसेंटेज s। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा कि जैसे सीरियल बदलेंगे ये भी बदल जाएगा। जैसे अगर मैंने लिखा कि मैं पहले चाहता हूँ रेट फिगर रीड करना, तो मैंने लिखा, मैंने क्या कहा, मेरा सीरियल क्या है कि मैं पहले ये रीड करूंगा, फिर ये रीड करूंगा और फिर ये रीड करूंगा। तो सबसे पहले क्या है? रेट। रेट का मतलब फ्लोट, परसेंटेज एफ। दूसरा क्या है मेरा? ठीक है, टी। टी मेरा है इंटीजर तो परसेंटेज आई। ओके, तीसरा मेरा पी है और पी भी मेरा इंटीजर है, परसेंटेज आई। डबल कोट्स, पहली वैल्यू किसकी है? आर की एंड आर, दूसरी वैल्यू टी की एंड टी और तीसरा। तो ऐसे समझिए, पहला पहले को दिखाता है, दूसरा दूसरे को दिखाता है, तीसरा तीसरे को दिखाता है। अगर आपने यहाँ पे सीरियल कुछ और लिखा और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाइड उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो वैल्यू सही से रीड नहीं होगी। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसका सीरियल सही होना चाहिए कि पहला अगर फ्लोट है तो यहाँ पे अंदर भी फ्लोट ही होना चाहिए। अगर अगला इंटीजर है तो फिर इंटीजर, अगर फ्लोट है तो फिर से फ्लोट ही होना चाहिए। तो ये हो गया रीड। तो 3 वेरिएबल की वैल्यू मैंने रीड कर ली है। ओके, अब क्या निकालेंगे? s, s इज इक्वल टू p इंटू r इंटू t डिवाइडेड बाई 100। आंसर आ चुका है, इसी को मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ। प्रिंट परसेंटेज। अब देखिए आंसर क्या है मेरा? फ्लोट है तो परसेंटेज s। ओके, परसेंटेज f मतलब फ्लोटिंग वैल्यू और फिगर जो किसके अंदर है? s के अंदर। ओके, चलिए मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ। जैसे अगर आपको कोई मैथ में भी क्वेश्चन दिया जाता है तो आप क्या करें? जैसे अगर मैंने कहा एक सर्कल दिया गया है, उस सर्कल का आप एरिया कैलकुलेट करिए। ओके, जैसे मैंने कहा था कि एक सर्कल है, उस सर्कल का एरिया कैलकुलेट कीजिए। आप एरिया तब तक नहीं कैलकुलेट कर सकते जब तक आपको आर की वैल्यू न दी जाए। ओके, अगर आपको कहा जाए कि सर्कल है एरिया निकालिए तो आप मुझसे क्या मांगेंगे कि आर की वैल्यू दीजिए। अगर मैं r की वैल्यू देता हूँ 5 पॉइंट समथिंग तो आप क्या करेंगे? उस फार्मूले में रखेंगे और रखने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को मुझे बता देंगे। सेम वही चीज यहाँ पे भी है, पहले वैल्यू दीजिए, ठीक है, मैं फार्मूले में रखूंगा, रखने के बाद जो आंसर आएगा उसे मैं प्रिंट कराऊंगा। तो जो सिंपल मैथ में हो रहा था, वैल्यू दिया, फार्मूले में रख के मैं आंसर निकाला, आंसर को डिस्प्ले कराया, बता दिया। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है कि पहले वैल्यू दिया, ठीक है, फिर फार्मूले में रख के कैलकुलेट किया एंड देन आंसर को प्रिंट करा दिया। ओके, तो यही चीज है, आप कोई भी फार्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल A इक्वल्स टू L इंटू B, एक फार्मूला होता है मेरा। ओके, अब चलिए स्टार्ट में सबसे पहले वेरिएबल ले लीजिए इन A
एल बी। ओके, अब किसकी वैल्यू देनी है? एल और बी की वैल्यू देनी है। ओके, तो क्या लिखा मैंने? स्कैन एफ। अब इंटीजर है तो कोई टेंशन नहीं है, दोनों हमारा क्या होगा? परसेंटेज आई पहला हो गया एंड एल एंड बी। मींस अब एल बी की वैल्यू आपने यहाँ पे स्कैन कर लिया। जब दोनों वैल्यू आपको पता चल जाएगी तो आप फार्मूले में पुट कर सकते हैं। पुट किया मैंने, ओके, और इसी को क्या किया? प्रिंट कराया, प्रिंटर। ओके, अगर किसी ने गलती से ए लिख दिया हो तो क्या होगा? तो क्या आउटपुट आएगा? नहीं। तब क्या प्रिंट होगा? यही वैल्यू प्रिंट होगी, ए। एज इट इज ए दिख जाएगा। आप ए नहीं दिखाना, आपको क्या दिखाना है? ए की वैल्यू। तो क्या कहा था मैंने? इस ए को बाहर कर दीजिए और डबल कोट्स के अंदर उस ए के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर का क्या है? परसेंटेज आई या परसेंटेज। ओके, स्टार्ट। पहले मेमोरी एलोकेट करिए, फिर वैल्यू जिसकी देनी है उसकी वैल्यू दीजिए, फार्मूले में रखिए, फिर कैलकुलेट करेगा कंप्यूटर, फिर सिस्टम कैलकुलेट करने के बाद बताइए कि कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे? प्रिंटर, प्रिंटर। ओके, मैंने सारे प्रोग्राम बताए तो हैं, लेकिन एक चीज मैंने नहीं बताया, ध्यान रखिएगा कि ये दोनों क्या है? मेरा प्री डिफाइंड फंक्शन है। ओके, ये क्या है? लाइब्रेरी फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन। और इनकी डिफिनेशन लिखी कहाँ गई होगी? डिफिनेशन लिखी होगी किताब में। ओके, एक मैंने बताया था ना कि एक बुक होगा, इसी बुक में इन दोनों की डिफिनेशन लिखी होगी। और बुक को क्या कहा जाता है? लाइब्रेरी फाइल। ओके, तो क्या हम डायरेक्ट बुक के पास जाते हैं? नहीं, हमें कहाँ जाना होता है? इंडेक्स के पास। और इंडेक्स का नाम क्या होता है? हेडर फाइल। तो हमें किसके पास जाना है? हेडर फाइल। और इन दोनों के लिए मैंने बताया था कौन सा हेडर फाइल होगा? हैश इंक्लूड stdio.h, ओके, जिसे studio.h भी लोग करते हैं। ओके, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ओके, तो इन दोनों को फंक्शन को ढूंढेगा, सिस्टम ढूंढेगा, तो डायरेक्ट इस लाइब्रेरी के पास में जाके इस हेडर फाइल, वहां प्रोटोटाइप मिलेगा, उस प्रोटोटाइप इस लाइब्रेरी फाइल के अंदर जाएगा, उस कोड को इस आपके कोड सेट में लिंक करेगा, लिंक करने के बाद पूरा प्रोग्राम का exe जनरेट करेगा। ओके, तो ये है कि आपका एक बेसिक प्रोग्राम है। तो कोई भी सिंपल फार्मूले अगर आपके आते हैं तो आप ऐसे ही कोडिंग कर सकते हैं कि आप देखिए टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। ओके, ये सारे चीजें आप ध्यान रखिए, उतने वेरिएबल लीजिए। ओके, हर जगह सेमीकोलन लगाइएगा एक्सेप्ट वन लाइन। मेन के बाद सेमीकोलन कभी मत यूज करिएगा, मेन के बाद ही आप लगा दिए तो बॉडी के इनसाइड जाएगा ही नहीं, इस कोड का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ओके, तो मेन के बाद सेमीकोलन मत लगाइएगा, क्योंकि कहता है सिस्टम कि मैं मेन के पास जाऊंगा, स्टार्ट करूंगा, अंदर जाऊंगा और काम करूंगा। तो जब आप यहीं पे बंद कर देंगे तो ये अंदर नहीं जाएगा, तो मेन नहीं बंद होगा। और वैसे भी मैंने एक रूल बताया था, याद होना चाहिए कि ये जहां दिख जाए कर्ली ब्रैकेट स्टार्टिंग नॉट क्लोजिंग। ओके, अगर आपको जहां स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट दिखता है उसके ऊपर वाली लाइन पे कभी भी सेमीकोलन नहीं लगेगा। प्रीवियस लाइन पे सेमीकोलन नॉट अलाउड, सेमीकोलन नॉट अलाउड। ओके, ये बस एक रूल है, ठीक है, कि अगर आपको कहीं कर्ली ब्रैकेट स्टार्टिंग दिखता है उसके ऊपर वाले लाइन पे कभी सेमीकोलन मत लगाइएगा। बाकी आप हर प्रोग्राम में कहीं भी लगाइए, ये हेडर फाइल में भी नहीं लगता है हैश वाली, तो इसको छोड़ के ठीक है यही रूल है कि यहाँ ये लिखिए उसके बाद सेमीकोलन प्रीवियस लाइन पे मत लगे, बाकी हर जगह आप लगा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब चीज का मतलब समझा दिया। दिस इज योर फॉर्मेट स्पेसिफायर। ओके, अगर ये फ्लोट होता तो परसेंटेज एफ हो जाता। ओके, ये बताता है एड्रेस ऑफ एल, ये बताता है एड्रेस ऑफ बी। ओके, फार्मूला कैलकुलेट किया। अक्सर लोग फार्मूले के बाद सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं, तो कभी भूलिएगा मत, यहाँ पे जरूर सेमीकोलन लगेगा। ओके, यहाँ पे गड़बड़ क्या होता है प्रिंटफ में, चलिए क्या कर रहा है जैसे क्या कि अभी तक हमने देखा कि एरिया ऑफ सर्कल या समथिंग, तो किसी भी फार्मूले में ओके सेम तरह के वेरिएबल नहीं दिखे तो एक ऐसा फार्मूला देखते हैं जिसमें शायद आपको कंफ्यूजन हो सकता है। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट
एरिया ऑफ सर्कल। अगर सपोज ये राइट प्रोग्राम टू एरिया ऑफ सर्कल मींस आपको एरिया ऑफ सर्कल तो फार्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए, ये होता है आपका फार्मूला। ओके 3.14 into r into r ओके इज इक्वल टू, अगर मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं तो टोटल कितने वेरिएबल है, सिर्फ दो ही वेरिएबल, एक a है और एक r है। ये नहीं कि r दो बार आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दो वेरिएबल है, वो एक ही वेरिएबल जिसका दो बार इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पे टोटल कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं। ओके कौन कौन से, एक कैपिटल ए हो गया और एक स्मॉल आर हो गया। ओके और आप चाहें तो यहाँ पे कैपिटल आर भी ले सकते थे। ओके तो जब कैपिटल आर लिखिएगा तो कैपिटल, वो आपके ऊपर है कि आपने फार्मूला कैसे लिखा है। ओके तो चलिए कैपिटल आर ही ले लिया मैंने, कैपिटल आर। केवल दो वेरिएबल है ए और आर। अब किसकी वैल्यू आपको इस फार्मूले में दी जाएगी, तो आपको आर की वैल्यू दी जाएगी, आप स्कैन करेंगे इसके आर की वैल्यू स्कैन करेंगे, ए कैलकुलेट करेंगे और जो फाइनल आंसर आएगा ए, उसी को क्या करेंगे प्रिंट कराएंगे। चलिए प्रिंट है सबसे पहले मेन। ओके अब देखिए 3.14 है तो आंसर 100% हमारा क्या आएगा, दशमलव में ही आएगा। ओके अब आप आर को चाहे तो इंटीजर ले लीजिए और चाहे फ्लोट ले लीजिए, तो मैं दोनों को फ्लोट ही ले रहा हूं, फ्लोट ए। ओके अब आपको किसकी वैल्यू देनी है, आर की। क्या लिखा मैंने, स्कैनफ परसेंटेज एफ एंड आर और a equals to 3.14 into r into r और इसी की वैल्यू मैं प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट परसेंटेज f ये चीज। ओके अभी पूरा प्रोग्राम अगर देखा जाए, ये प्रोग्राम आप रन कराएंगे, आंसर भी आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम नहीं है। ओके क्यों, क्योंकि इसमें कुछ और हम ऐड कर सकते हैं जिससे ये प्रोग्राम और यूजर फ्रेंडली बन जाए, सबको अच्छा लगे, ज्यादा यूजर रहे, इससे समझ सके कि हाँ रन कराने के बाद मुझे क्या करना है। ओके तो वो बात की बात है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि उसको यूजर फ्रेंडली कैसे बनाया जाए। ओके तो ये है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट आता है सी टोकन्स। ओके सी टोकन्स क्या होते हैं, ओके देखिए टोकन्स का मतलब प्रोग्रामिंग में सबसे स्मॉलेस्ट प्रोग्रामिंग का यूनिट। ओके या स्मॉलेस्ट एंड सिंगल पार्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड element of the program having a specific meaning। मतलब सबसे छोटा फिगर प्रोग्राम का पार्ट जिसका कोई ना कोई मतलब, उसी को क्या कहा जाता है, सी टोकन्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका एक टोकन है। ओके फ्लोट कुछ ना कुछ बता रहा है, और क्या बता रहा है, फ्लोटिंग वैल्यू क्या कहता है कि जो आप वेरिएबल लेंगे वो विद डेसिमल पॉइंट होगा, इसीलिए ये भी आपका फ्लोट टोकन है। ये वेरिएबल, ये वेरिएबल्स भी आपके क्या हैं, टोकन्स हैं, जिनको कहा जाता है आइडेंटिफायर। ये क्या बता रहा है कि आप जो भी वैल्यू स्कैन करेंगे हमारे अंदर जाके क्या होगा, स्टोर होगा। तो ये सारे ठीक है जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स हैं, ठीक है उन्हीं को कहा जाता है सी टोकन्स। ओके और इन टोकन्स को जैसे ये भी अगर मैं इस फार्मूले की बात करूं तो इसमें भी बहुत सारे टोकन्स हैं। जैसे ए वेरिएबल है, ये क्या है, सिंबल है, और सिंबल को क्या कहा जाता था, ऑपरेटर। ये कांस्टेंट है आपका दशमलव, ठीक है जिस रियल फ्लोटिंग कांस्टेंट है। ये है मल्टीप्लाई का सिंबल। सारे के सारे एक एक अक्षर आपके क्या हैं, एक एक टोकन है आपका, और इन्हीं टोकन्स को चार कैटेगरी में डिवाइड किया है। टोकन्स को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला था आपका कीवर्ड्स,
दूसरा था आइडेंटिफायर, तीसरा था आपका कांस्टेंट्स और चौथा था आपका ऑपरेटर। और सबके बारे में आपको पढ़ना है। ओके, चलिए कांस्टेंट को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट या रियल नंबर इसे कर सकते हैं, फ्लोटिंग कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट्स और लास्ट था आपका स्ट्रिंग। ओके, तो ये है सी टोकन। सी टोकन्स को मेरी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट और ऑपरेटर। और कांस्टेंट को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया कि इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है या स्ट्रिंग भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं कीवर्ड्स की। ओके, कीवर्ड्स मींस ऐसे शब्द जो पहले से बने बनाए, ओके, पहले से फिक्स है, ओके, और उनका मतलब भी फिक्स है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, एज इट इज जैसा बना है वैसा ही आपको इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने क्या कहा, कीवर्ड्स is predefined reserved words whose meaning is fixed. जैसे मैंने कहा मुझे कुछ ऐसे नंबर वेरिएबल के अंदर स्टोर करने, मैं चाह रहा हूं कि वेरिएबल के अंदर ये सारे नंबर स्टोर हो, तो आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब जब भी आप वेरिएबल लेंगे और आपको ये सारे नंबर स्टोर करने हैं, तो आपको पता होगा कि हाँ ये कौन से नंबर के है डेसिमल, तो आपकी मजबूरी है कि आपको सामने क्या लिखना पड़ेगा, इंट लिखना पड़ेगा। तो ये इंट क्या बता रहा है कि मैं पहले से बना नया शब्द हूं और मेरा इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आप वेरिएबल के अंदर विदाउट डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। ओके, जैसे अगर मैंने कहा कि अब मुझे 7.5 100.15 ये सारी वैल्यूज के अंदर स्टोर करनी है, तब आप इंटीजर स्टोर नहीं कर सकते। ओके, तब आपकी मजबूरी है कि आप किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब ये भी क्या है, आपका कीवर्ड्स है, पहले से बना बनाया शब्द है। ओके, और उसकी मीनिंग क्या है, फिक्स है कि आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब ये, जैसे मैंने कहा इनको लूप चलाइएगा, तो लूप चलाने की जब भी बात आएगी तो आपके दिमाग में सिर्फ 3 ही शब्द इस्तेमाल होंगे, फॉर, डू, व्हाइल एंड व्हाइल। बस यही 3 शब्द हैं जिनकी हेल्प से आप लूप चला सकते हैं। ओके, मैंने कहा कंडीशन चेक करिए, तो कंडीशन जब भी चेक करना होगा आपको इफ एल्स का ही इस्तेमाल करना होगा, इसके अलावा किसी और शब्द का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो अलग बात है, स्विच का मल्टी लेवल कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो कहा जाता है ओके तो इफ एल्स का ही इस्तेमाल है। मैंने कहा स्ट्रक्चर बनाइए, तो जब भी स्ट्रक्चर बनाना होगा तो आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड का ही इस्तेमाल करना होगा। तो ये सारे पहले से बने बनाए शब्द और सबका मतलब फिक्स है कि हम कब इस्तेमाल होगा। ये जब स्ट्रक्चर बनाना होगा तब होगा, जब आपको लूप चलाना होगा तो ये होगा, जब कंडीशन चेक करना होगा तो इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे, जब ये सारे नंबर स्टोर करने होगा वेरिएबल में तो ये सारा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये कीवर्ड्स, और टोटल कितने कीवर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज में, ओके, सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं। कितने कीवर्ड्स बने हुए हैं, जैसे एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, इंट, फ्लोट, कैर, लॉन्ग, डबल, फॉर, व्हाइल, डू, स्ट्रक्ट, इफ, एल्स, केस, यूनियन, गोटू, एटसेट्रा। ओके, बहुत सारे ऐसे 30 कीवर्ड्स हैं, 32 पूरा टेबल है, 32 आप चाहें तो सबको देख सकते हैं, मैक्सिमम आप प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे आपको पता चल जाएगा। ओके,
तो कीवर्ड्स के बारे में जान लिए हम लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका सीक्वेंस है आइडेंटिफाई। चलिए बात करते हैं आइडेंटिफायर की। ओके, जैसा कि नाम आइडेंटिफायर मतलब बता रहा है कि आइडेंटिटी क्या है। ओके, जैसे हमारा नाम क्या है हमारे लिए आइडेंटिफायर, तो नेम ऑफ एनी फंक्शन, नेम ऑफ एनी वेरिएबल comma function pointer or array is known as identifier। मतलब कोई भी आपको वेरिएबल लेना है, ओके, जो आप नाम इस्तेमाल करते हैं उस वेरिएबल के लिए वही उसका आइडेंटिफायर होता है। जैसे a, int a, अगर आपसे कोई पूछे ये क्या है, ठीक है, तो ये बता रहा है कि मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर करूंगा। वैसे इसका नाम जान लीजिए, इसे कहते हैं डेटा टाइप। ओके, जो आगे पढ़ूंगा मैं डेटा टाइप। ओके, कि डेटा टाइप बता रहा है कि हाँ इस वेरिएबल के अंदर विदाउट डेसिमल, ठीक है, वैल्यू स्टोर होगी। ओके, और ये क्या है, नेम ऑफ द वेरिएबल। ओके, नेम ऑफ द वेरिएबल मतलब इसी को क्या कहा जाएगा, दिस इज माय आइडेंटिफायर। ओके, तो जो वेरिएबल का आपने नाम लिया, ठीक है, वही क्या कहा जाएगा आपका आइडेंटिफायर। ओके, जरूरी है कि ये कहीं अच्छा ना हो। मैंने कहा फ्लोट विवेक। ओके, फ्लोट विवेक। अब विवेक भी क्या है, आइडेंटिफायर। ये भी मेरा एक वेरिएबल है। ओके, उस वेरिएबल को मैंने नाम क्या दिया, विवेक नाम दिया है। ओके, ये बता रहा है कि मैं कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करूंगा, तो वैल्यू स्टोर करूंगा वो विद डेसिमल पॉइंट वैल्यू। ओके, तो ये है आइडेंटिफायर। लेकिन आइडेंटिफायर मींस नाम आप जब चूज करते हैं किसी वेरिएबल का, ओके, जब भी आप नाम सेलेक्ट करेंगे तो कुछ रूल्स होते हैं। ओके, उन रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, और वो रूल्स मैं बता रहा हूं। चलिए रूल्स की बात करते हैं। तो अभी आज हम रूल्स केवल रूल्स बता दे रहे हैं, बाकी रूल्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। ओके, पहला रूल क्या कहता है, जब भी आप वेरिएबल का कोई नाम लीजिएगा, जैसे मैंने कहा विवेक, ओके, ये वेरिएबल का नाम है लेना। ओके, तो याद रखिएगा पहला जो अक्षर होना चाहिए वो केवल दो ही चीजें अलाउ है, या तो आप अंडरस्कोर ले सकते हैं और या तो अल्फाबेट होगा। ओके, जैसे अगर मैंने कहा इंट 1 विवेक, 1 विवेक, तो ये एरर है क्योंकि पहला अक्षर क्या हो गया, डिजिट हो गया। ओके, तो याद रखिएगा पहला अक्षर केवल अल्फाबेट हो सकता है और सिंबल में केवल एक सिंबल अलाउ होता है, दैट इज अंडरस्कोर। ओके, तो अगर कोई आपसे कहे इंट अंडरस्कोर डॉलर, क्या ये वेरिएबल का नाम सही है, तो जी हाँ ये सही है। ओके, क्यों, क्योंकि पहला अक्षर क्या अलाउ है, अंडरस्कोर अलाउ है। ओके, लेकिन अगर कोई पूछे कि इंट $, क्या लिया जा सकता है, ओके, नहीं, ये वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता क्योंकि पहला अक्षर आपका क्या हो गया है, केवल और केवल अंडरस्कोर अलाउ होता है। ओके, सिंबल में अगर बात करें तो केवल अंडरस्कोर अलाउ होता है और अंडरस्कोर के अलावा कोई सिंबल नहीं अलाउ होता है। तो पहला अक्षर याद रखिएगा हमेशा अल्फाबेट होना चाहिए और अंडरस्कोर हो सकता है। अब बात करें व्हाइट स्पेस, मतलब आप स्पेस बार देखे होंगे, हम लोग की आदत होती है कि जैसे अगर मैंने नाम लिखा है विवेक स्पेस कुमार, स्पेस हम लोग तुरंत प्लेस कर देते हैं, विवेक स्पेस कुमार। अगर मैंने कहा कि सपोज आपको एक वेरिएबल लेना है रोल नंबर, ओके, अगर आपको एक वेरिएबल लेना है रोल नंबर, तो जनरली आदत हमारी क्या होती है, रोल और स्पेस देकर हम लोग लिखते हैं नंबर। ओके, इंट रोल नंबर। ओके, किसी भी वेरिएबल के नाम में कभी भी स्पेस अलाउ नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे एरर है। ओके, तो याद रखिएगा वेरिएबल के नाम में अगर आप चाहते हैं रोल नंबर लिखना तो स्पेस मत दीजिएगा। अगर आप इसे पूरा इस्तेमाल करना ही चाहते हैं तो बिना स्पेस के लिखिए रोल नंबर। और अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो एक ऑप्शन आपके पास है कि आप कौन सा सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडरस्कोर। तो रोल नंबर आप लिखिए, रोल अंडरस्कोर नंबर, तो ये भी सही है,
ये भी सही, लेकिन स्पेस कभी भी मत दीजिएगा। तो ओके, तो ये 2 रूल है। अभी 2-3 रूल और हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना है। ये सिंपल प्रोग्राम मैंने बताया। आगे क्लासेस में मैं प्रोग्राम को थोड़ा सा और यूजर फ्रेंडली बनाऊंगा और थोड़ा सा और टफ प्रोग्राम की प्रैक्टिस कराएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।